हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, दोनों पेपरों का यहाँ पर फुल डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल से हर बात बताऊंगा जो क्वेश्चन आया था सारे के सारे। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी पेपर होते ही डाल देता हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गया क्योंकि कल मैं कुछ बिजी था और मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे बिल्कुल फुल डिटेल से। और आपको फर्स्ट पेपर में 75% प्लस का स्कोर करना है, तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं। देखो, वैसे अब की बार पेपर सारे के सारे पढ़ाए हुए में से ही आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ बाहर जाते हैं वो भी बाहर नहीं जा रहे, वो भी यहीं से आ रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, बहुत सारे अब पूरा का पूरा सिलेबस तो करवा दिया था। उसके अलावा मैंने बहुत सारे यूनिट वाइज और मिक्स दोनों तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, बहुत सारे मैंने पेपर बना दिया। ठीक है, तो ये आप सभी को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट बेस पर था, आपका थोड़ा समझने पर था, हर लाइन को आपको समझते हुए पढ़ना था। ऐसे नहीं कि चलो आप कि बहुत ही ऐसे कैसे डाटा पूछ रहा था, ऐसा नहीं था। पेपर पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस पर था, आपका समझ लेवल, आपका स्किल चेक करा था, वो स्किल कि आप कितनी हद तक समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में चित्त को शांत रखना है, माइंड को बिल्कुल एक जगह फोकस रखना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में इसके अलावा कोई भी बात नहीं चलनी चाहिए, केवल क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए, स्पेशली केवल उसी क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में फॉर्मेटिव इवोल्यूशन से आया था, रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो रचनात्मक मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन दोनों को याद कर लेना अच्छे तरीके से। इसके अलावा लेवल ऑफ टीचिंग से आया था। ठीक है, स्मृति लेवल से, बौद्ध स्तर से, चिंतन स्तर से, इनको मिलान करवा रहा था। तो इन तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि ये किस किस ने दिया था और ये किससे संबंधित था। ठीक है, स्मृति लेवल मेमोरी लेवल में क्या होता है, याद करने पर जोर दिया जाता है। बौद्ध स्तर में क्या किया जाता है, समझने पर जोर दिया जाता है। और चिंतन स्तर में चिंतन किया जाता है उसका। अब उसके बाद बात की जाए, एक आया था शिक्षक की विशेषताएं, कि एक अच्छा शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। बात की जाए रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले ध्यान रखो सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग मिस्टेक है, सैम्पलिंग की ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आया था। तो सैम्पलिंग के दो प्रकार का सैम्पलिंग होता है, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इनके टाइप मैंने बता दिए बहुत सारी बार, और यदि आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक करंट की वीडियोस के नाम से एक लिंक पड़ा हुआ है, उसको देखना, वहाँ पर मैंने सैम्पलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। इसके अलावा टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी एक क्वेश्चन आया था। देखो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है टाइप्स ऑफ रिसर्च से, तो इनको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लेना। नहीं आप पढ़ पा रहे हो, अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मेरे से पीडीएफ ले लेना। मैं ये सारी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे सैम्पलिंग की है, रिसर्च मेथड्स की है, इन सभी की। इसके अलावा करंट की है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। पीडीएफ लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर लेना 7891350470 पर। थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो देखो, जो टाइप्स ऑफ रिसर्च थे, जिसमें एक तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब की बार पहली बार क्वेश्चन आया हाइपोथेसिस से, परिकल्पना से। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ई शोध क्या होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, ये शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ाया था भाई, डायरेक्टली बोलता हूँ मैं, ई शोध मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब देखो, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था थोरियम का भंडार कहाँ है पर, ये मैंने बता दिया था सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से, यूरेनियम और थोरियम को पढ़ाया था। कार्बन एमिनेशन, कार्बन एमिनेशन का मतलब होता है कार्बन उत्सर्जन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में कार्बन एनिमेशन का क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में सैम्पलिंग का क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में रिसर्च मेथड का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और यदि 24 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले लेना मेरे से ही।
लिंक वो जो पीडीएफ लेने का जो मेथड है वो मैंने बता दिया था, मेरे व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे सभी पेपरों की। इसके अलावा एक अलग ही तरीके का क्वेश्चन आया था फ्यूल पॉल्यूशन से, ईंधन प्रदूषण से। ये भी अब की बार नहीं आया, पहला क्वेश्चन था अब की बार का ये। इस साल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। एसडीजी और एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इसके जो गोल्स हैं उनको आप वैसे याद कर लेना, लेकिन जो एमडीजी के गोल्स हैं उनको आप सीरियल वाइज याद करना, क्रम से याद करना, ठीक है। CO2 एमिनेशन से क्वेश्चन आया था, कार्बन उत्सर्जन से क्वेश्चन आया था, और इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया था। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी दोनों को याद करना। इकोसिस्टम टॉन्सले ने दिया था, इकोलॉजी हैकल ने दिया था। इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बहुत गजब का क्वेश्चन आया था। हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आया था ARIIA से, इसका फुल फॉर्म पूछा था, बिल्कुल सिंपल सी है, मैंने पढ़ा दिया था ये। ARIIA का फुल फॉर्म। MHRD से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, शायद हो सकता है किसी कोई बता रहा था कि MHRD के फुल फॉर्म भी पूछी थी उन्होंने, तो इसको भी देख लेना। देखो आजकल हाई एजुकेशन से भी फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। एक नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रीज मतलब तकनीकी आधारित देशों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि तकनीकी में कौन से देश का कौन सा स्थान है, कौन से देश का कौन सा स्थान है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि तकनीकी में सबसे हायर पोजीशन पर कौन सा देश है, उससे लोअर पोजीशन पर कौन, सबसे लोअर पोजीशन पर कौन था। इस तरीके का क्वेश्चन था। आगे बात की जाए आईसीटी से, तो देखो आईसीटी से एक क्वेश्चन आया था कैश मेमोरी के बारे में। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा था, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक सीडी रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो ये बता रहा था कि सर सीडी रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो सीडी रोम की फुल फॉर्म भी हो सकती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा। और भी कोई क्वेश्चन आया हो तो सीडी रोम डीवीडी रोम मैंने हजारों बार समझा दिया आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था रिसाइकिल बिन में कौन सा डाटा सेव नहीं होता। तो एक बार आप रिसाइकिल बिन पढ़ लेना, ये मैंने नहीं पढ़ाया था रिसाइकिल बिन, तो इसको एक बार जरूर पढ़ना कि रिसाइकिल बिन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा देखी जाए मेमोरी को लोवेस्ट से हाईएस्ट क्रम में व्यवस्थित करो। ये क्वेश्चन मैं एज इट इज पढ़ा रखा हूँ, बिल्कुल डिक्टो ऐसे कैसे। तो सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी था, कैश मेमोरी था, रैम था और रोम था। इनको आपको लोवेस्ट से हाईएस्ट के रूप में व्यवस्थित करना है स्पीड के आधार पर। इसके अलावा ये देखो मैंने ये बात लिखाई थी वहाँ पर, ये बात मैंने पढ़ाई थी क्वेश्चन बना के कि गंगा नदी के किनारे स्थित विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में था विक्रमशिला, बाकी नालंदा भी है। गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला और नालंदा दोनों यूनिवर्सिटी हैं। ये मैंने पढ़ाया था अच्छी तरीके से, बहुत गजब तरीके से। पीडीएफ लेनी हो तो यहाँ से कांटेक्ट कर लेना। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन था 1 5 13 30 50, 1 5 13 30 50। यहाँ पर आपको ऑड फाइंड करना था, मतलब यहाँ पर अलग कौन सा है, विषम कौन सा है, ये आपको फाइंड करना था। एक क्वेश्चन आया था मैथ का, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। किसी ने ए से बी जाने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं वापस आने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की। ए और बी के बीच में एवरेज डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। किसी ने ए से बी तक जाने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक वापस आने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अपनाई, तो एवरेज स्पीड क्या थी आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है। एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ये यू था, ये ओ था, ये आई था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ए है। देखो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के हर यूट्यूबर क्वेश्चन पढ़ा समझाता है, मैं नहीं समझाता यहाँ पर। मेरा मानना है कि जब तक रीजनिंग मैथमेटिक के क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी वो था मैथ का क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, इनमें आप अपना दिमाग लगाओ। नहीं आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर पूछ लो मेरे से सर इसका आंसर क्या होगा, मैं बताऊंगा 100%। लेकिन मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अपना दिमाग लगाओ। आप अपना दिमाग लगाओगे, एक नहीं 1000 तरीके ढूंढ के लेके आओगे,
हो सकता है एक की बजाय 5 मिनट का टाइम लग जाए, 1 मिनट के बजाय 5 मिनट का टाइम लग जाए, लेकिन 1000 मेथड ढूंढ के लेके आओगे। मैं बताऊंगा एक तरीका रहेगा, उसको फॉलो करते जाओ, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का, ये बिल्कुल अब की बार अलग क्वेश्चन आया था। 9 + 5/4 स्टार 3 - 3 बराबर 12। इस तरीके का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नहीं था, इस तरीके का क्वेश्चन था। हमें यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर इस स्टार की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, भाग आएगा या फिर गुना आएगा। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए बोर्ड मास का रूल लागू होता है, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना होता है, यदि ब्रैकेट हो तो उसको तोड़ो सबसे पहले, फिर डिवाइड करो, भाग दो, फिर गुना करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। एस का मतलब घटाना, ए का मतलब जोड़ना, एम का मतलब गुणा करना, डी का मतलब डिवाइड करना, बी का मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, तो ब्रैकेट तोड़ोगे तो गुणा करोगे, फिर जोड़ दो, फिर गुणा कर दो, फिर ऐड सॉरी बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ दो, ब्रैकेट तोड़ने के लिए गुना होता है, फिर डिवाइड कर दो, भाग दे दो, फिर गुना कर दो, फिर जोड़ दो, फिर घटा दो। एस का मतलब घटाना, ए का मतलब जोड़ना, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुना करना, डी का मतलब डिवाइड करना। बहुत गजब का क्वेश्चन था, हर किसी ने इसका आंसर दिया होगा चाहे तो। एक सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने कल परसों ही करवाया था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। कम्युनिकेशन में मैचिंग के क्वेश्चन आए थे। मैचिंग में क्वेश्चन थे अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था कि कम्युनिकेशन के मॉडल कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ कौन कौन से मॉडल होते हैं। देखो, जैसे रेखिक मॉडल होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, इंटरएक्शनल मॉडल होता है। ये मैंने बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाया था। आगे देखी जाए तो डीआई आया था, डीआई आया था भाई साहब एवरेज, परसेंटेज और रेशियो से। देखो अब की बार जो डीआई आ रहा है वो थोड़ा सा लेंथ आ रहा है, सिंपल तो आ रहा है लेकिन लेंथ आ रहा है। पैसेज भी सिंपल तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। इतना सिंपल भी नहीं आ रहा पैसेज कि आप ऐसे कैसे उठा के कर दो, थोड़ा सा समझना पड़ता है, डीआई में भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो बेस्ट है आप डीआई और पैसेज को पूरा पेपर करने के सबसे लास्ट में करो। जब आप पहला और दूसरा दोनों पेपर कर दो ना, उसके बाद करो पैसेज और डीआई को। इन दोनों के लिए आपको कम से कम 30 मिनट का टाइम बचाना है। 30 मिनट का टाइम बचाओ दोनों के लिए, कैसे भी करके बिल्कुल लास्ट में करो डीआई को और पैसेज को, बिल्कुल आराम से शांति के साथ, चित्त को शांत रखकर। और देखो सितंबर में जैसे 24 सितंबर, 25 सितंबर, 29, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर के पेपर की पीडीएफ लेनी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पीडीएफ लेनी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिकों की पीडीएफ लेनी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों की पीडीएफ लेनी है। तो इनके ऊपर चैट और इसके अलावा आपको यदि 75% प्लस का स्कोर करना है तो इन नंबरों पर चैट करें। ये नंबर है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891 350470। तो ये था हमारा एनालिसिस फर्स्ट पेपर का, मॉर्निंग शिफ्ट का। अब हम चलते हैं इवनिंग शिफ्ट पर, जिसको हम सेकंड शिफ्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में बात की जाए भाई साहब, देखो सेकंड शिफ्ट की एक खासियत है सबसे बड़ी कि ये देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए थे ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर थे, समझ स्तर पर थे। और मोस्टली पेपर में मोस्टली क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर थे, समझ स्तर पर थे, जहाँ पर आपको हर एक लाइन को थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना होता है। आप कितना पढ़ के गए हो ये डिपेंड नहीं कर रहा, ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप पेपर को किस तरीके से समझ रहे हो। तो प्लीज़ सभी के सभी ध्यान रखना, सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि हमें स्कोर करना है आपकी बार। तो हर एक ऑप्शन को, हर एक लाइन को समझते हुए पढ़ो, चित्त को शांत रखकर। तो यहाँ पर देखी जाए तो भाई साहब सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखो क्वेश्चन आया था कि सूचना और तथ्य किसके भाग होते हैं। सूचना और तथ्य सम्मिलित होता है मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, या फिर चिंतन स्तर में। ठीक है, तो सूचना और अवबोध किसका भाग होता है, मेमोरी लेवल का भाग होता है। सूचना और तथ्य सूचना और तथ्य किसका भाग होता है, स्मृति स्तर का भाग होता है, मेमोरी लेवल का भाग होता है।
तो देखो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो भी टीचिंग लेवल्स हैं, जो भी टीचिंग लेवल है ना, 3 है, चिंतन स्तर है, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछ लिया, इवनिंग शिफ्ट में भी पूछ लिया। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आया था, प्रभावी शिक्षण से, उसमें कुछ 4-5 उसने ऑप्शन वो दिए थे, तथ्य दिए थे, वहाँ से वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा था। एक क्वेश्चन आया था, अधिगम एवं शिक्षण में अंतर। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, और शिक्षण का मतलब होता है पढ़ना। आप पढ़ रहे हो और सीख रहे हो, दोनों में समझ रहे हो या पढ़ रहे हो। अधिगम का मतलब होता है समझना। तो आप समझने में और पढ़ने में, दोनों में अंतर बताना है आपको। समझना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। इसके अलावा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आया था कि एक शिक्षक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करता है। एक शिक्षक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करता है, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप पढ़ के गए हो तो ही सही करो, बस आपको उस टाइम दिमाग लगाना है। पेपर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ रहा है, समझ स्तर पर आ रहा है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, उसके हर एक ऑप्शन को समझना है, 100% क्वेश्चन सही करोगे। एक डेकार्ड की परिभाषा भी पूछी थी, एक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड डेफिनेशन पूछी थी, परिभाषा पूछी थी। तो ध्यान रखो, आपको परिभाषाएं याद करनी है, 5-7 परिभाषाएं हैं, जो मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा रखी हैं। इंपॉर्टेंट ये मैंने भी लिखवाई थी डेकार्ड की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात की जाए तो रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, हर बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। एक आया था प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, और एक क्वेश्चन आया था केस स्टडी से। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आगे बात की जाए, कम्युनिकेशन में बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और बैरियर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने। ठीक है, कम्युनिकेशन में बैरियर का क्वेश्चन आया था, बैरियर से 2 क्वेश्चन पूछे थे। आईसीटी की बात की जाए कि आईसीटी में कहाँ से क्वेश्चन आया भाई, तो आईसीटी में देखो मैं बताता हूँ। और देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो। देखो, जो सारा सिलेबस है, पेपर है, वो मेरे पढ़ाए हुए में से बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं, पूरा सिलेबस करवाया है, और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है। अभी भी मैं करवा रहा हूँ, अब नहीं, अभी भी नहीं रुका मैं, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट पेपर की 2 क्लासेस चलती हैं, ज्योग्राफी की रेगुलर 2 क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रहे हैं, ऑलवेज चलती रहेंगी। फर्स्ट पेपर की क्विज रेगुलर डालता हूँ, मैं डालता रहूँगा। ठीक है, ये कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी आपको। एक क्वेश्चन आया था ALU से रिलेटेड, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से, कि जोड़ बाकी गुणा भाग का कौन काम करता है। रैम का क्वेश्चन आया था, रोम का क्वेश्चन आया था। एक सर्च इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। एक ब्राउजर का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है। एक आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें 2 कथन दिए हुए थे। ठीक है, वहां से इस तरीके का क्वेश्चन आया था। आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो कथनों वाला था, जिसमें 2 कथन दिए हुए थे। पीडीएफ लेनी है तो ले लेना भाई लोगों, पीडीएफ। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो देखो, हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आया था, मुक्त विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जो ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। तो आप इसको भी पढ़ लेना। राष्ट्रीय, देखो, मुक्त विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, एक ये क्वेश्चन आया था। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर क्वेश्चन आया था। देखो, इसने दिमाग लगाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा, 1986 पर क्वेश्चन पूछ लिया। एक ऑटोनोमस जो बॉडीज होती हैं, हमारी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, स्वायत्त निकाय होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कथन और कारण वाला। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो अंडरस्टैंडिंग बेस पर क्वेश्चन था, रटने वाला क्वेश्चन नहीं था, अंडरस्टैंडिंग बेस वाला क्वेश्चन था ये। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, कि 60, 30, 20, 15, आगे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 60 डिवाइड बाई 1, 60 डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 3, 60 डिवाइड बाई 4, 60 डिवाइड बाई 5, 60 एकम 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20, 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15, 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12।
एक क्वेश्चन इस तरीके का आया था, बोर्ड मास के रूल पर आधारित था क्वेश्चन। बोर्ड मास पर, ठीक है। ब्रैकेट को हटाना है पहले, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर घटाना है। ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर ये 4 दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पर ये 5वां निकाल रहा था। तो आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए इसका आंसर निकालना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ ये नहीं आया था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो आप इसका आंसर निकालना, एक बार कोशिश करना बोर्ड मास के रूल को फॉलो करके कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं आता है तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में बता देना कि सर इसका आंसर क्या होगा, मैं बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, फेसबुक पेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन्वायरमेंट में तापमान और समुद्र जल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कि आयतन से रिलेटेड आया था कि तापमान बढ़ने पर समुद्र जल का आयतन बढ़ जाता है। कथन ए, तापमान घटने पर समुद्र जल का आयतन घट जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ध्यान में रखना, जब तापमान बढ़ेगा तो जल का आयतन बढ़ जाता है, तापमान घटेगा तो जल का आयतन घट जाता है। एक आया था नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत, कि नाइट्रस ऑक्साइड का स्रोत क्या है। बहुत गजब तरीके से पढ़ा है मैंने ये सारी चीज़ें, बहुत गजब तरीके से। मैंने कोई सी गैस नहीं छोड़ी इंपॉर्टेंट जिसका स्रोत नहीं बताया हो। एक तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल था। जो तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे बिल्कुल बिल्कुल सिंपल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन था। एक इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आए थे, टोटल 4 इंडियन लॉजिक से 4 क्वेश्चन आए थे भाई। छोटा सा टॉपिक है, वहाँ से 4 क्वेश्चन। जो DI था वो परसेंट और एवरेज बेस पर था, ऑयल से रिलेटेड था। उसमें कुछ कंट्रीज़ की बात की गई थी, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इजराइल है। और क्यूबेक टन में ऑयल की मात्रा थी, और वहाँ पर एवरेज निकलवा रहा था, परसेंट निकलवा रहा था। पैसेज था जो इजी था, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों को थोड़ा लास्ट में करना है, क्योंकि DI था जो थोड़ा क्या था, लंबा था। DI की जो कैलकुलेशन थी वो लंबी थी, क्योंकि मात्रा दी हुई थी, उसको क्यूबेक टन में कन्वर्ट करना था। क्यूबेक टन का मान दिया हुआ था वहाँ पर, ये ध्यान में रखना, क्यूबेक टन का मान दिया हुआ था। जितना मान होता है क्यूबेक टन का वो मान दिया हुआ था। फिर पॉइंटों में संख्या दी हुई थी, जैसे 4.3 क्यूबेक टन। तो 4.3 को आपको क्या करना है, उस क्यूबेक टन की मात्रा से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो मान आएगा उससे फिर एवरेज ये निकालना है। तो इसकी कैलकुलेशन थी जो लंबी थी। तो ध्यान रहे, DI और पैसेज को आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। आपका जो पेपर है, दोनों पेपरों को कंप्लीट कर लो, उसके बाद DI और पैसेज को उठाओ। इन दोनों के लिए कम से कम 30 मिनट का टाइम बचा के रखो आप, तब ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर पाओगे। और इसके अलावा मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मास मीडिया क्रोनोलॉजी से, कि मास मीडिया का कालक्रम क्या था, कालक्रम क्या था। वहाँ पर कुछ मास मीडिया के एग्जाम्पल दिए हुए थे, उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना था। एक मैथ का क्वेश्चन आया था कि किसी एग्जाम में 36% पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स कितना है, 36% है। P एग्जाम में 90 मार्क्स लाता है और 9 नंबर से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 100% करोगे। मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। P के मार्क्स कितने आए भाई, 90 आए। फेल कितने से हुआ, 99 से हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि P के 99 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। भाई P के 90 नंबर आए, 9 से फेल हुआ, उसके टोटल 99 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 36% है। और यदि P के 99 नंबर आ जाता तो वो पास हो जाता। पासिंग मार्क्स 36 नंबर है, तो हम 36% बराबर 99 लिख सकते हैं, कि जो ये 99 है वो किसका मान है, 36% का मान है। 99 मार्क्स है जो 36% का मान है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99/36 करेंगे। इसको डिवाइड करोगे तब 1% का मान आता है 2.5। 100% का मान निकालना है तो इसको 100 से गुना कर दो, 250 आंसर आएगा। और देखो आगे जिनका पेपर है ना भाई लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत काम का चैनल है ये, बहुत काम का। यहाँ रेगुलर क्लासेस चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। एक कार्बन एमिनेशन का क्वेश्चन आया था, उसमें हमें क्या करना, कंट्रीज को क्रम में व्यवस्थित करना था। कार्बन एमिनेशन का क्वेश्चन आया था, कार्बन उत्सर्जन का क्वेश्चन आया था, जिसमें क्रम में व्यवस्थित करना था कंट्रीज को।
एक संचार के तत्वों से क्वेश्चन आया था कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल से, तो उसको देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। पेपर डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, पेपर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ रहा है, पेपर थोड़ा लेंथी आ रहा है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम मैनेजमेंट के वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उसको जरूर देखना। पीडीएफ लेनी हो तो पीडीएफ ले लेना, व्हाट्सअप नंबर मैंने बहुत सारी बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देखने के लिए। बाय।